साक्षी ये बताइए कि 12th के बाद आपने कहा कि आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, जी। तो आपने एसओएल क्यों चूज़ किया? और एज़ अ गर्ल की देखते हैं कि आप टीचिंग में चले जाओ, आप फिर मुझे बहुत से बोलते थे मेरे रिलेटिव्स कि क्या करेगी पढ़ के, तू घर पे ही रह ले, तेरी शादी करा देंगे, तेरी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू लड़की है, तू घर पे ही रह, क्या करेगी बाहर जाके। तो मतलब मैं थोड़ी रोती भी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन इनका ज़रूर मुँह बंद कराऊँगी अपने सिलेक्शन से। तो मुझे वो भी इंस्पायर कहते हैं ना कि आपके हेटर्स ही आपके सपोर्टर होते हैं, तो भले ही वो मुझे थोड़ा ऐसा हेट करते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट आज वही सपोर्टर है। जब भी मैं लो फील करती थी, मैं अपनी मम्मी को देख लेती थी कि नहीं, इनके लिए तो करना है। भले ही मेरी एज कम थी, मुझे बोला जाता था कि अभी कुछ और टाइम है तेरे पास, तो कुछ और कर ले। सर मेरी मम्मी पापा ने और मेरे कज़न्स ने मेनली, तो उन्होंने ही, वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते। मैं रोती भी थी तो वो मुझे हँसाते हो तो गया। आपको कभी ऐसा डर लगता था कि मैं तो घर पे बैठी हूँ, बाकी लोग कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज के बाद वो शायद और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उनका अच्छा करियर बन जाएगा, लेकिन आप तो घर पे बैठे थे, तो आपको ऐसा डर लगता था कि मैं रह जाऊँगी या मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी? हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है और आज की हमारी गेस्ट हैं साक्षी। साक्षी ने बहुत कम उम्र में 21 साल की उम्र में ही एसबीआई का बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आप सब जानते ही होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कितना कंपटीशन होता है, कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन रेट इज़ सो लेस और इतनी कम उम्र में एग्ज़ाम क्लियर किया है और इसके अलावा भी उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैं अभी कन्वर्सेशन कर रहा था। तो चलिए हमारे गेस्ट से मिलते हैं, साक्षी से। साक्षी, आपका शो में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। साक्षी, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से हैं और कहाँ पर आपने अपनी स्कूलिंग और ये सब पढ़ाई की? सर मैं बेसिकली चादरा दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग यमुना विहार स्कूल से करी है। C1 10 12th मेरी वहीं से हुई है। देन मैंने जो बीकॉम करी है वो सोल यूनिवर्सिटी से करी है, DU से। सोल मतलब स्कूल ऑफ ओपन हाँ लर्निंग। जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप स्कूल में थी, ये गवर्नमेंट स्कूल है, राइट? जी। तो आप पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत आप टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट हाँ बच्ची जी थी? सर, मैं पढ़ाई में अच्छी थी। पढ़ाई में अच्छे थे आप, हाँ, ओके, मेरे 12th में 89 परसेंटेज आए थे। ओके, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी सर। ठीक है। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं साक्षी? सर मेरे पेरेंट्स प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पापा जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। उनकी फैक्ट्री थी बट वो बंद हो गई थी। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे बड़े भैया हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं एज एन इंटर्न। ओके। साक्षी ये बताइए कि 12th के बाद आपने कहा कि आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, जी। तो आपने एसओएल क्यों चूज़ किया? सर ऐसा मुझे करना नहीं था, मुझे रेगुलर ही जॉइन करना था कॉलेज। बट मैंने अपने घर की हालत देखी, एज़ मैं रेंट पे रहती थी और जैसे देखती थी मम्मी को भी, मम्मी का बहुत मन करता था कि हमारा भी अपना घर हो। सबका होता है, अपने घर की बात ही अलग होती है। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा इंस्पायर करने लगी ये चीज़ें कि मुझे शायद, मतलब मुझे ऐसा इंस्पायर करने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। भले ही मेरी एज कम है, फिर मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट भी हो गई कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन कर लूँगी। बट मेरे कॉन्शियस माइंड ने बोला कि नहीं, तुझे अभी करना चाहिए क्योंकि फैमिली को ज़रूरत है अभी तेरी। बिकॉज़ मैं क्या पढ़ाई में, प्रॉब्लम्स थी? फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम? सर फाइनेंशियली मैं रेंट पे, तो रेंट नहीं दे पाते थे हम, कई-कई मंथ्स हो जाते थे। और तो फिर लैंडलॉर्ड भी बोलते थे थोड़ा, तो अच्छा नहीं लगता था तो उस मुझे। टाइम फादर आपके उस टाइम कुछ सब बंद हो गया था। अच्छा, बंद हो गया था। हाँ जी, मेरे पापा कुछ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था ऐसा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या। बट फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स उन्होंने बोला कि तू लड़की है, तू टीचिंग कर ले, तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। तो फिर मुझे जब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बैंकिंग में ऐसा लगा, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि बैंकिंग क्या होता है। तो मैंने गो थ्रू किया, रिसर्च करी कि कैसे क्या होता है, किस हुँ, जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। फिर हुँ, मैंने उसका सिलेबस चेक किया, देन मुझे अड्डा मिला। तो मैंने फिर वहाँ से अपना जो मेरा फंडामेंटल था, मैंने वहीं से किया, बेसिक हुँ। अपना सारा अड्डा से ही मैंने किया है। पर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो सबका एक ड्रीम होता है कि
एक अच्छे कॉलेज में जाना और एक कॉलेज लाइफ होती है, उसको लोग ड्रीम करते हैं बेसिकली कि कॉलेज लाइफ में हम एंजॉय करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इन ए वे आपने उसको सेक्रीफाइस किया। जी सर, मैंने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस तो किया। आपके फ्रेंड्स और ये सब कॉलेज जाते होंगे तो आपको कैसे लगता था फिर? थोड़ा बुरा लगता था, वो स्टोरीज़ वगैरह डालते थे कि आज ये यहाँ, आज वहाँ। तो मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, आज ये मज़े कर रहे हैं, कल मेरा भी टाइम आएगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को इससे इंस्पायर किया कि कोई बात नहीं, ये सैक्रिफाइस हो रहा है बट अच्छा टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। बट आपको लगता है कि एज ए गर्ल, बिकॉज जो हमारी सोसाइटी में बायसेस हैं, जो आपने भी बोला अभी कि ठीक है लड़की है तो क्या करेगी, चलो पढ़ा लो या ऐसा कुछ काम कर लो, तो इवन ये ड्रीम देखना कि मैं सक्सेसफुल होंगी या मुझे कुछ अच्छा करना है, वो भी मुझे लगता है सोसाइटी में उसको कैसे देखा जाता है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब आप ये सब सोचते थे तो आपको लगता था कि रियली क्या ऐसा हो जाएगा? आपके सामने कोई एग्जांपल्स थे ऐसे कि यार उसने भी किया तो मैं भी करूँगी? हाँ, मेरे फैमिली में मेरे कज़न हैं, वो IBPS PO हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे भैया भी कर सकते हैं, तो मैंने उनसे गाइडेंस ली, तो उन्होंने मुझे समझाया। पहले तो उन्होंने भी कहा कि देख ले जैसे तुझे ठीक लगे, कि तू एक बार ट्राई कर ले। तो फिर मैंने बैंकिंग के बारे में देखा, फिर मुझे इंस्पायर किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और एज़ अ गर्ल की देखते हैं कि आप टीचिंग में चले जाओ, आप, या फिर मुझे बहुत से बोलते थे मेरे रिलेटिव्स कि क्या करेगी पढ़ के, तू घर पे ही रह ले, तेरी शादी करा देंगे, तेरी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू लड़की है, तू घर पे ही रह, क्या करेगी बाहर जाके। तो मतलब मैं थोड़ी रोती भी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन इनका ज़रूर मुँह बंद कराऊँगी अपने सिलेक्शन से। तो मुझे वो भी इंस्पायर, कहते हैं ना कि आपके हेटर्स ही आपके सपोर्टर होते हैं, तो भले ही वो मुझे थोड़ा ऐसा हेट करते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट आज वही सपोर्टर हैं, वही मुझे बोलते हैं कि हाँ, हो तो गया। आपको कभी ऐसा डर लगता था कि मैं तो घर पे बैठी हूँ, बाकी लोग कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज के बाद वो शायद और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उनका अच्छा करियर बन जाएगा, लेकिन आप तो घर पे बैठे थे, तो आपको ऐसा डर लगता था कि मैं रह जाऊँगी या मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी? बिल्कुल सर, लगता था कि ये कंपटीशन ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका या तो इधर या तो उधर, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो कि मे बी मैं नहीं कर पाऊँगी, या कि शायद कोई कहाँ लैक रह गए, कहाँ देखते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि जैसे मेरे कोई, वैसे तो फ्रेंड्स कम मेरे थे ही नहीं, स्कूल के बाद से सब अलग हो गए थे। तो फिर उसके बाद मुझे उनकी स्टोरीज़ देख के ऐसा लगता था कि ये जा रहे हैं, ये मज़े कर रहे हैं, मतलब कॉलेजेस में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये टाइम आ जाएगा। फिर मैं अपने आप को समझाती रही कि सब अच्छा समय तो सबका आता है, बुरा आता है तो फिर अच्छा भी आता है। तो बेसिकली आपने ये डिसाइड किया कि मुझे एसओएल यानी कि ओपन स्कूल से अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आप अपना ग्रेजुएशन कर लेंगे पैरेलली, जी, जिसमें कि कॉस्ट बहुत कम आती है और आपको घर पे बैठ के टाइम भी मिल जाता है, इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ साथ आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया हाँ बैंकिंग के जी। बारे में। ओके। तो जब आपने बैंकिंग प्रिपरेशन शुरू की, कैसे शुरुआत हुई बैंकिंग प्रिपरेशन की? सर मैंने फर्स्ट ईयर में तो मैं कुछ नहीं करा था, बट मैंने सेकंड ईयर से रिसर्च जैसे स्टार्ट करनी शुरू की। तो मुझे बहुत सारे चैनल मिलते थे, बट फिर मुझे ऐसा कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में भटक जाते हैं, इधर उधर होता रहता है। तो फिर मैं जैसे देखा तो मुझे अड्डा मिला, तो फिर मैंने उसके बारे में देखा, कैसे पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी कैसी है। तो मैंने शांतनु सर का जो एक वो ही ज़ीरो टू हीरो बैच है, मैंने वहाँ से अपना पूरा बेसिक किया। मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगे, शांतनु सर, वो बहुत अच्छे से, मतलब पूरा आपको बेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा आपको समझा देते हैं। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, मुझे इनसे ही पढ़ना है। तो मैंने उनकी और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखनी, मैंने यूट्यूब से ही मेनली फ़ॉलो किया है अड्डा को, क्योंकि कंटेंट ही इतना है। और तो फिर मैंने अड्डा से ही स्टार्टिंग करी अपनी सारी, मैंने जीए आशीष सर ओके। से फ़ॉलो किया, आशीष गौतम सर से, और वो बहुत हेल्प मिली है मुझे। एसबीआई मेंस में तो मेनली मेरे को मेरा जो जीए सेक्शन है वो सर की वजह से ही निकला है। तो आपने सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया? सर मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था, हम्म, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, कॉज फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरा उसमें नहीं हुआ था। कब और दिया था आपने ये? मैंने लास्ट ईयर ही दिया था। लास्ट ईयर दिया था। तो जब फर्स्ट एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा आपका उसमें? सर कर भी रही थी और नहीं भी, क्योंकि मेरे इतने अच्छे अटेम्प्ट्स थे ही नहीं। हम्म, मैं ऑब्वियसली नर्वस होके मैं स्टक हो गई थी, एक पज़ल में मैं स्टक हो गई थी। तो आई वाज़ लाइक कि
मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं रो रही थी घर पे आके कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी थी अपना सब सैक्रिफाइस करके, कॉलेज लाइफ सब कुछ सब सैक्रिफाइस करके मैंने पूरी कंसिस्टेंटली से पढ़ाई की। बट फिर जब नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि थोड़ा रोना आया, बहुत मतलब रोना तो आया, ऑफ कोर्स आता ही है। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग ही है और मुझे पता था मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है अभी, तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया कि नहीं मुझे, जैसे मेरे क्वांट्स में मैं डीआई में अटकी तो मेरे को यही इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो यूट्यूब पे जाके शांतनु सर की वीडियोस चला के मैं उससे ही प्रैक्टिस करती थी। फिर दूसरा एग्ज़ाम कौन सा दिया आपने? दूसरा मैंने आरबी असिस्टेंट का दिया था सर। उसमें क्या हुआ? उसमें भी नहीं हो पाया था सर मेरा। तो ये सब जब एग्ज़ाम्स होते हैं और जब सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत दुख होता है। जैसे आपने तो बहुत ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस किए थे, तो उस टाइम एक ये वाला फेज़ आता होगा कि आप बहुत लो फील कर रहे हो। तो कैसे आपको, कहाँ से मोटिवेशन मिला? किसने आपको सपोर्ट किया? कैसे आप बार बार कम बैक करते रहे? सर मेरी मम्मी पापा ने और मेरे कज़न्स ने, मेनली तो उन्होंने ही, वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते। मैं रोती भी थी तो वो मुझे हंसाते, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरी मम्मा ने, उनकी एक, जब भी मैं लो फील करती थी मैं अपनी मम्मी को देख लेती थी कि नहीं इनके लिए तो करना है। भले ही मेरी एज कम थी, मुझे बोला जाता था कि अभी कुछ और टाइम है तेरे पास तो कुछ और कर ले, बट मुझे मेरी मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया है अपनी जर्नी में, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मम्मी ने कैसे इंस्पायर किया? मेरी मम्मा ने जैसे ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी गोल्ड की इयरिंग्स रख के मुझे पढ़ाया, और कोई भी दिक्कत आती थी, जैसे मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी बट आप कह रहे हैं कि जब आपको पैसे की ज़रूरत थी तो मम्मा ने अपनी गोल्ड रिंग गिरवी रख के हाँ किया, जी। राइट? मॉर्गेज करके, ओके। नहीं तो तब आपको क्या लगता था कि मम्मा इतना सेक्रीफाइस कर रही हैं, कल को नहीं हुआ, तो ये सब थॉट्स आते थे? हाँ जी सर, आते थे। तो मैं सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो मैं इनको क्या जवाब दूँगी, ये मेरे लिए ही तो जी रहे हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा जो कर रहे हैं मेरे लिए ही कर रहे हैं, और मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझसे ज़्यादा उन्हें उम्मीदें थी कि तेरा हो जाएगा। बट ऐसे नहीं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मुझे ये पता था टाइम लगता है, ये कंपटीशन है, बैंकिंग एग्ज़ाम ऑफ कोर्स इतनी आसानी से क्रैक नहीं हो पाते। तो मैं बहुत सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? बट फिर अगर नहीं है तो हाँ भी है, अगर नहीं हुआ तो हो भी तो सकता है, एक रहता है। तो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मेरा ज़रूर होगा। मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ, कहते हैं भगवान फल ज़रूर देता है मेहनत का। अब मेहनत तो बर्बाद जाएगी नहीं, मैंने प्रैक्टिस करी है, सब कुछ करा है, इतने मॉक्स लगाए हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगता था कि होगा, ज़रूर होगा, एक दिन तो ज़रूर होगा। तो फिर आपने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, उसमें आरबीआई स्टैंड में भी नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा दिया? सर फिर मैंने यही एसबीआई जेईई दिया था। फिर एसबीआई आपने दिया। तो एसबीआई जब दिया तो उस टाइम आपको था कॉन्फिडेंस कि नहीं इस बार तो करना ही है, हो जाएगा मेरा? हाँ जी सर, इसमें था कॉन्फिडेंस, पर वही थोड़ा लैग कर गई थी मैं। मेरी अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के किया था। बट प्री मेरा ठीक 80 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने प्री में। सो जैसे मैं घर पे आई, मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मैंने देखा बच्चों के अटेम्प्ट्स 90, 80 से अबव, 90 प्लस। सो मैं थोड़ी वहाँ पे हो गई डिमोटिवेट कि मे बी मेरा नहीं हो। तो मैंने थोड़ी ये गलती कर दी कि मैंने थोड़ा मेंस का कम फोकस किया। तो अगर मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप प्री के साथ मेंस को लेके ज़रूर चलें। ऐसे नहीं कि आप प्री पे ही करे जा रहे हैं, प्री ही करे जा रहे हैं, मेंस तो बहुत मस्ट है और मेंस ही मस्ट होता है। तो मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा 15 फ़ैब को मेरा रिज़ल्ट आया था, प्री का रिज़ल्ट आया था, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि एकदम से हो गया। मैं तो नहीं समझ के बैठी थी, मैंने मेंस की भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी। फिर मेरे भैया हैं, मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अभी तेरी जितनी भी प्रिपरेशन है तू उस पर ध्यान लगा और अपने करंट अफेयर्स पढ़ और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़। तो मैंने आशीष सर की पूरे दिन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी उस टाइम पे। तो मैं सुबह से लेके शाम तक आशीष सर की ही वीडियोस देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्वांट्स ठीक है मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इंग्लिश की भी हो रही थी और मेरी रीजनिंग की भी हो रही थी। बट जीए एक ऐसा सेक्शन है, आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपको नहीं भी, क्योंकि जीए में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। तो फिर बट हाँ, मुझे आशीष सर से इतना वो नहीं लगा, कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और मैं उस स्टार्टिंग उनकी ही वीडियो से करती थी। वही मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी इस जर्नी तो में। नॉर्मली आप कितने घंटे पढ़ते थे उस टाइम? सर मैं 9 से 10 घंटे पढ़ती थी। और कैसे टाइम डिवाइड कैसे करते थे? एक सब्जेक्ट पढ़ते थे या डिवाइड करके? नहीं सर, मैं डिवाइड करके पढ़ती थी। मॉर्निंग में तो मैं जीए ही पढ़ती थी। उसके बाद उसकी मैं प्रैक्टिस, जैसे कोई क्विज़ लगा लेती थी, अड्डा के जो क्विज़ेज़ होते हैं, मैं वही क्विज़ लगाया करती थी प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं इंग्लिश पढ़ा करती थी,
अड्डा से ही पढ़ती थी और उसके क्विजेज़ लगाया करती थी। फिर उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ती थी, फिर लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं रात में रीजनिंग करती थी और फिर कुछ अगर मेरे को मॉक लगाने होते हैं तो मैं शाम को ही लगाती थी। मैं शाम को ज़्यादा प्रेफर करती थी लगाने मॉक्स। ओके। तो मॉक जब लगाते थे आप, तो मॉक करने के बाद उसको कैसे एनालाइज कैसे करते थे, कितना टाइम स्पेंड करते थे उसमें? सर जैसे मैंने कोई पीओ का मॉक लगाया, उसमें मेरे नहीं आए, अच्छे नहीं आए, तो फिर मैं देखती थी कि कहाँ पे लैक हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा कम रहे हैं। अगर मैंने सही भी किया तो उसमें इतना टाइम क्यों लगा है, तो मैं उसको ऐसे लिखती थी कि मेरी इसमें गलती हुई। मैं एक डायरी बना रखी थी मैंने, मैं उस पर नोट करती थी कि यहाँ पे मैंने ये गलती करी है। तो उसके बाद मुझे इसमें लग जाता था 1.5 घंटा तो लग जाता था एनालाइज करने में, पूरा डीपली थरली पूरा उसको। तो आपको लगता है कि जब हम मॉक करते हैं तो मॉक के बाद एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बहुत सारे मॉक करते हैं एंड दे से कि यार सर हम तो रोज़ 2-2 मॉक करते हैं। लेकिन अगर मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया जाए, तो उस मॉक का शायद उतना फ़ायदा नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक? यस सर, मैंने भी सुना है, बच्चे कहते हैं कि 2-2 मॉक लगाया करो 3-3 एग्ज़ाम से पहले। बट सर मुझे नहीं लगता कि इतने मॉक्स लगाना सही है। अगर आप 1 भी लगा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा ही प्रैक्टिस चाहिए तो आप 2 लगाओ। बट अगर आपकी सही मार्क्स आ रहे हैं तो आप 1 मॉक लगा के उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस ही होता है। मैं जैसे कोई मॉक लगाया करती थी, तो कभी तो अच्छे आते थे, कभी अच्छे नहीं आते थे। ऑफ कोर्स ये उतार-चढ़ाव तो रहते हैं एस्पिरेंट की लाइफ में। तो जब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो मैं थोड़ी डिमोटिवेट होकर मैं देखती थी कि कहाँ नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा भी मॉक्स ना लगाइए। अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा ना कोई मॉक लगाने का। तो आपको मॉक लगाने हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करना है, और हो सके तो नोट डाउन करो कोई क्वेश्चन में, कोई अगर आपका कोई टॉपिक में मिस्टेक हो रही है कि मेरा मैथ्स में जैसे मिक्सचर है, कुछ पाइप एंड सिस्टम, इसमें गलती हो रही है, तो आप उसको नोट डाउन करके दोबारा पढ़ सकते हैं आप उसको। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब आप मॉक लगा रहे थे तो जहाँ-जहाँ आपको गैप दिखते थे, फिर आप उन्हीं चैप्टर्स को फिर से प्रिपेयर करके फिर से मॉक देते थे? जी। ओके। तो उससे आपके मॉक में जो स्कोर आ रहा है धीरे-धीरे इम्प्रूव हाँ जी, वो इम्प्रूव करता था? होता था मेरा स्कोर उससे। नहीं तो पहले मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं मॉर्निंग में पहले मॉक लगाती थी। तो जब आपने शुरू किया था मॉक लगाना, तब कितना स्कोर आता था और फिर धीरे-धीरे कितना पहुँच गया था? सर मेरा स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम कितना स्कोर था? रहा था, मेरा 30 रहा था। 30? हाँ, ओके। तो और मैं लास्ट तक आते-आते कितना आने लगा था? पीओ में मैं 60 प्लस स्कोर कर लेती थी हुँ, और क्लर्क में 70 प्लस आ जाते थे। हुँ। फिर भी कम लगता था कि नहीं और करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो जनरली जब एग्ज़ाम देने आप जाते थे, या जो भी आपने एग्ज़ाम दिए, 3 मेन एग्ज़ाम दिए आपने, तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी कि यार मुझे पेपर मिलेगा, उसमें कैसे करूँगी, कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करना है मुझे? सर मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, जैसे कोई एग्ज़ाम मैं देने गई हूँ, मैं जैसे एसबीआई क्लर्क का ही देने गई थी प्री, तो इंग्लिश सेक्शन खुलता है उसमें, तो सबसे पहले मैं आरसी को अलग रख के जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस होते थे पहले मैं वो सॉल्व करती थी सारे। फिर मैंने टाइमिंग अपने लिए बाँटी हुई थी कि जैसे 20 मिनट्स होते हैं सेक्शनल, तो 12 मिनट्स में मुझे सारा मिसलेनियस ख़त्म करके 8 मिनट्स मुझे अपने आरसी के लिए बचाने हैं। हुँ। वो 8 टू 7 मिनट्स मुझे बचाने होते थे और मैं इसी को फॉलो करती थी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता था ये। तो मैं 12 मिनट्स में सारा मिसलेनियस कंप्लीट करके मैं आरसी पे आती थी। फिर आरसी को मैं सॉल्व करती थी। फिर मैं मैथ्स में क्या करती थी, मैं डीआई को पहले ऊपर से ही पढ़ती थी कि कैसी आई है, पाई चार्ट आया है, लाइन चार्ट आया, कैसा आया, मैं उसको अलग मार्क करके फिर मैं पहले स्पीड मैथ्स करती थी। स्पीड मैथ्स करने के बाद फिर उसके बाद मैं डीआई पे आती थी, फिर अर्थमेटिक, और रीजनिंग में भी मैं सेम ही करती थी। मिसलीनियस मैं 8 मिनट्स में मिसलीनियस, और 12 मिनट्स जो होते थे मैं पजल्स के लिए बचा के रखती थी। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी सर प्री में। और आपके कितने मार्क्स आए थे प्री मेंस सर में? प्री में मेरे 79 आए थे। वेरी गुड। एंड मेंस? मेंस में 65 मार्क्स आए हैं मेरे। ओके, नाइस। तो ये बताओ कि अगर आप बैंकर नहीं होते, या अगर आपके बैंक के एग्ज़ाम मान लो क्लियर नहीं होते, तो क्या होते फिर? आप क्या करते फिर? सर ऑफ कोर्स बुरा लगता, बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि जब मेहनत करने के बाद पर भी। करते क्या? सर करती तो फिर तैयारी करती दोबारा अपकमिंग मान एग्ज़ाम्स लो की। बैंकिंग में नहीं होता, बैंकिंग में हुआ ही बैंकिंग नहीं में नहीं आपका, होती मैं, तो क्या करते? तो मैं कॉलेज के बाद
मैं एमकॉम करती, मे बी कोई हायर परसू करती हम्म। उसके लिए। एक और चीज़ बताओ, जब आप तैयारी कर रहे थे और जो आपने बताया जो कंडीशंस थी फैमिली की, जहाँ पे फादर का भी स्टेबिलिटी नहीं थी, उनकी भी जॉब चली गई थी या उनका भी जो काम था वो चला गया था, भाई का भी प्रॉपर जॉब नहीं था या सैलरी नहीं थी, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता होगा, राइट? यस सर, मैं देखती थी। क्योंकि आपकी फैमिली भी आपको ही देखती होगी कि आप कुछ करोगे, कुछ अच्छा करोगे और अच्छी जॉब लगेगी आपकी, वो भी काफ़ी डिपेंडेंट होंगे। तो फिर आप अपना फ्यूचर कैसे देखते थे? मान लो, क्योंकि मन में सारी चीज़ें आती हैं, मान लो नहीं हुआ, एंड बीइंग ए गर्ल ये थॉट्स भी आते होंगे, शायद फैमिली पेरेंट्स के मन में आते होंगे कि लड़की है उसकी शादी भी करनी है, आपके मन में भी आते होंगे ये सब चीज़ें। तो आप क्या सोचते थे कि यार अ, अपने फ्यूचर के बारे में, होगा नहीं होगा दोनों पॉसिबिलिटी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एंड मैरिज के बारे में भी, तो आपके ऐसे कुछ थॉट्स आते थे कि मेरा क्या होगा, मैं एंड वैसा फेज़ होता है कि आप बहुत आइसोलेटेड होते हो, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो आपको क्या लगता था कि मेरा क्या होगा, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा? यस सर, मैं सोचती थी ऐसा, सब कुछ लेके चलना चाहिए। जब मैं कंपटीशन में आई हूँ, तो मैं सोचती थी अगर मेरा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी? तो मैंने सोचा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे मेबी टीचिंग में जाना चाहिए, बिकॉज़ एज़ अ गर्ल कि आपको यही बोला जाता है कि टीचिंग कर लो, सबसे सेफ जॉब होती है। तो मैंने फिर ये सोचा था कि अगर वैसे तो मुझे बैंकिंग ही करना था, बट फॉर सम रीज़न अगर मैं बैंकिंग में आती ही नहीं, तो मैं टीचिंग में जाना प्रेफ़र करती फिर उसके बाद। और मैं अपना जैसे मैं फ्यूचर में यही देखती। और कभी आपको ऐसा लगा कि बिकॉज इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा यस सर, समटाइम्स? जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे तो मैं मम्मी को बताती थी मेरा एग्ज़ाम है, तो वो उनका थोड़ा बिहेवियर सा चेंज हो जाता था, मुझे कुछ ना करने देना, घर का काम कुछ भी नहीं करने देना। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए मम्मी इतना कर रही हैं, तो मुझे भी इनके लिए करना है। बट मैं कभी अपने आप को नेगेटिव नहीं रखती थी, कभी भी। क्योंकि अगर इतनी सी भी नेगेटिविटी आती है तो फिर आपका फिर माइंड कहीं और ही डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती थी कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो कुछ सीखने को मिलेगा। बैंक एग्ज़ाम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आप इस टाइम सोशल मीडिया यूज़ करते थे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? एग्ज़ाम्स के टाइम बंद कर देती थी, वैसे मैं यूज़ कर लेती थी ओके, कभी-कभी। ठीक है। सो ठीक है, आगे क्या प्लान है अब? ये तो हो गया आपका, एसबीआई में तो हो गया, आगे क्या सोचते हैं? सर आगे मैं एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करूँगी और आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जॉब के साथ-साथ। बैंकिंग हाँ जी, में ही बैंकिंग में ही आपको है। आगे बढ़ना है? हाँ जी सर। ओके, तो आरबीआई ग्रेड बी भी आप प्लान करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। जब आपका ये सिलेक्शन हुआ, एक छोटा सा ये भी मैं जानना चाहता था कि जब आपका रिजल्ट आया, तो आपने कहाँ देखा, सबसे पहले किसको बताया, कहाँ देखा, और क्या पेरेंट्स का, फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर मैं उस टाइम जब मेरा 27 जून को रिज़ल्ट आया था तो मैं लाइब्रेरी में थी। तो मैं मैथ्स पढ़ रही थी, तो अचानक जैसे नोटिफ़िकेशन आई, मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं देखती। मुझे ऐसा लग रहा था मेबी कि नहीं होगा, बट सोचा कि चलो देख लेती हूँ, अगर हुआ तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे पता था मैंने कहाँ गलती करी है, तो मैंने उसको नोट डाउन करके रखा था। तो मेरा एकदम से फिर जब पीडीएफ आई, मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया, तो मैंने जब सर्च किया तो मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स डाली नहीं थी और मेरा रोल नंबर आया नहीं, तो मुझे लगा मे बी नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स डाली तो एकदम से वो हाईलाइट होके जब रोल नंबर आ गया तो आई वाज़ सो शॉक्ड। तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं ऐसे सोचने लगी कि मेरी हो गया। फिर मैं दोबारा उसको बार-बार चेक करने लगी, मे बी गलत ना हो। फिर मैं एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे गई, फिर वहाँ से भी चेक किया, फिर या मेरा फाइनली हो गया था। तो जब मेरा रोल नंबर आया तो मैं भाग के ऊपर गई, अपनी मम्मी को कॉल करा, मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, बिकॉज़ फर्स्ट एग्ज़ाम है मेरा जो क्रैक हुआ है। और तो मैंने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी कहने लगी तू रो क्यों रही है, तुझे क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया? वो डर गई अचानक से। मैंने कहा नहीं मम्मी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया एसबीआई जेए। तो फिर मम्मी भी रोने लगी बहुत ज़्यादा, कह रही जल्दी घर आ तू। तो मैं भाग के फिर घर गई, फिर मेरी मम्मी
पूजा पाठ में ज़्यादा है, तो मैं घर पे गई प्रसाद लेके, फिर हम्म, मम्मी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे गले लगा के बहुत रोने लगी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैं भी रोने लगी, मतलब वो मोमेंट इतना, हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में ये सिलेक्शन वाला जो मोमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी मम्मी के गले लगा के। फिर मैंने पापा को कॉल की, पापा बाहर थे, फिर पापा भी रोने लगे। ही वाज़ लाइक कि मेरा बच्चा, मुझे बहुत प्यार करने लगे वो, कि मैं आऊँगा, बता क्या खाएगी, मतलब वो एकदम से ही 1 सेकंड में ही सब कुछ चेंज हो गया। हम्म, वो पॉइंट जहाँ मैं इतना पढ़ रही थी, मेरे घर वाले टेंशन में थे, अब वो खुश हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए किया, मैं कुछ तो काम आई अपने पेरेंट्स के लिए। मैंने अपने आप को, कोई मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। तो मुझे नहीं, ये बिल्कुल। रिएक्शन बहुत अच्छा लगा सबको। मुझे तो लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी शुरुआत है, आपका एक अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो गया है। बट यहाँ के बाद जैसे आपने कहा कि एसबीआई भी है, आरबीआई भी है, और उसके अंदर जाके भी बहुत कुछ है। जैसे जी, एसबीआई में जाएंगे आप, चाहे आप किसी भी रूट से जाएं, जे रूट से जाएं, एसबीआई पीओ रूट से जाएं, तो अंदर भी इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए तरह तरह के फंक्शंस हैं, तरह तरह की पोस्टिंग है, इंडिया में भी पोस्टिंग है, बाहर भी पोस्टिंग होती है। तो बैंकिंग का करियर तो एक बहुत अच्छा करियर है, जहाँ पे आप कितना भी ग्रो कर सकते हो। आप देखेंगे कि बैंक्स में जो सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं, इवन जो चेयरमैन हैं बैंक्स के, वो सब ऐसे ही भी बॉटम से ही ग्रो करके ऊपर तक पहुँचे हैं। जी, और वहाँ काफ़ी आपके जैसे लोग होते हैं जो बहुत पैशनेट हैं। जैसे आपने बताया कि बैंकिंग, आपका ये था कि बैंकिंग ही करना है मुझे। अभी भी जैसे आपने 2 चॉइसेस बताई, सब बैंकिंग ही है। हाँ जी। तो बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं आशा करता हूँ कि आप बैंकिंग में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका फ़ोकस है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जेन्युइनली आपका जो स्ट्रगल है बहुत इंस्पायरिंग है सभी के लिए। जो भी आपकी फैमिली कंडीशंस थी, जो भी आपने सेक्रीफाइस किए, अल्टीमेटली उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। एंड बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, या मेरी लाइफ में अगर ये होता तो मैं कर पाता। या फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं मैं नहीं कर पाया। बट आपने तो पूरा यूट्यूब से ही प्रिपरेशन की है, यस सर, मेरा राइट? पूरा यूट्यूब ही पूरा रहा है। यूट्यूब से प्रिपरेशन की है आपने अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आके, जो कि फ्री है, काफ़ी कुछ फ्री है। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन की थी, या अड्डा का कोई प्रोडक्ट बाई भी किया था? नहीं सर, मैं उस टाइम अफ़ोर्ड नहीं कर पाई थी, थोड़ा थी दिक्कत। मैं सोच भी रही थी करने को, फिर मैंने कहा नहीं, जब इतने ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब बिल्कुल सही पे, बात है। बहुत सो ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो अगर आपको कुछ करना है, तो रास्ते निकल आते हैं। जी, मेरा मानना ये है। पहले एक कोट था जिसको मैं बहुत फॉलो करता था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं यस इसको सर। बहुत मानता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर जब मैं आईटी वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो थोड़े चैलेंजेस बढ़ गए, तो मैंने इस कोट को थोड़ा चेंज कर दिया था, और इस कोट को मैंने बना लिया था, आई विल फाइंड द डोर और आई विल मेक वन। एक लेवल आगे आ गया फिर, कि नहीं, अब तो या तो मैं ढूंढ कर लूँगा या मैं बनाऊँगा, फिर आई विल यस मेक सर, इट। एग्ज़ैक्टली। सो आई थिंक परसिवरेंस पेस। जैसे आपने भी एक तो क्लैरिटी थी गोल में कि यार मुझे ये करना है, और फिर आपने कंटिन्यूस उसकी प्रिपरेशन भी की, फोकस प्रिपरेशन की। जी, आई थिंक दैट ऑलवेज पेज। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, और आपने थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अड्डा के प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की, और इस तरह आप आगे बढ़ें, आरबीआई में भी सिलेक्शन लें, और हम फिर से आपको यहाँ बुलाना चाहेंगे। जी थैंक सर, यू आई सो वुड मच। लाइक टू कम। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों? सर। साक्षी की जर्नी से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो मेरे टॉप ऑफ माइंड आती हैं। साक्षी ने एक तो साक्षी को बहुत क्लैरिटी थी शुरू में ही कि मुझे बैंकिंग में जाना है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो देखो सब कुछ तो आप नहीं कर सकते, तो आपको एक अपना गोल तो चूज़ करना होगा कि मुझे करना क्या है। और जितना आप शार्पली चूज़ करेंगे, जितना क्लियरली चूज़ करेंगे, उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो पहला तो क्लियर लर्निंग मुझे ये लगा साक्षी की स्टोरी से। दूसरा मुझे लगा कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। साक्षी के केस में तो इतना एक्सट्रीम है कि उन्होंने चूज़ किया कि मुझे रेगुलर कॉलेज ही नहीं करना, बिकॉज़ उसमें पैसे खर्च होंगे और पैसे की अभी प्रॉब्लम है। तो वो सेव करने के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन शुरू किया। अब आप सोचो,
क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि उनको लगता है कि यार जब परफेक्ट कंडीशंस होंगी तभी मैं परफॉर्म करूँगा। तो साक्षी के केस में हमने वो देखा कि ऑब्स्टिकल्स थे एंड इसको भी उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया कि ठीक है पैसे की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और उसी टाइम को यूटिलाइज़ किया प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो वीकनेस थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको ही उन्होंने स्ट्रेंथ भी बना लिया। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि यार गिव अप नहीं करना है। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे एंड साक्षी ने बताया कि बीइंग ए गर्ल उनको काफ़ी कुछ कहा गया कि यार ठीक है लड़की तो है, चलो कोई बात नहीं, ये कर लो, नहीं तो टीचिंग कर लो, नहीं तो कुछ और कर लो। बट एक जो डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे करना है, मुझे बैंकिंग में ही जाना है और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, दैट ऑलवेज पेज। तो मैं सभी एस्पायरेंट्स को जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, यही बोलना चाहूँगा कि यार आप सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ और सब कुछ पॉसिबल है। आप डिसाइड कर लो क्या करना है और मिशन पे लग जाओ और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप फ़ोकस्ड वे में, कमिटेड वे में काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।